जय भीम साथियों। आपके सामने आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही प्रेरणादायक और आपको सीख देने वाली स्टोरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक घर में एक चूहा रहता था और एक सांप रहता था और एक कबूतर रहता था और एक बकरा रहता था। मतलब 4 लोग घर में रहते थे और उस घर का मालिक एक उम्र दराज लगभग 50-55 साल के मियाँ बीवी रहते थे और बड़े अमन चैन से वो चारों जानवर और ये दोनों पति पत्नी रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो है वो एक पिंजरा ले आई, यानी चूहेदानी ले आई जिसमें चूहा पकड़ते हैं। तो जैसे चूहेदानी को चूहे ने देखा, तुरंत बेचारा भाग भाग के सांप के पास गया। बोला, सांप भाई, इस घर में तो कयामत आ गई है, इस घर में चूहेदानी आ गई है। तो सांप खिलखिला के हंसा, बोला, वाह, क्या बात कर रहे हो? अरे, अगर चूहेदानी आई है तो उससे मेरा क्या नुकसान है? चूहेदानी से मेरा क्या लेना देना? चूहेदानी अगर आई है तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारी समस्या है, क्योंकि चूहेदानी तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। अब बेचारा चूहा नर्वस होकर के कबूतर के पास गया। बोला, कबूतर भाई, इस घर में तो बहुत ही मुसीबत आ गई है। बोले, क्या हुआ? बोले, इस घर में चूहेदानी आई है। तो कबूतर भी खिलखिला के हंसा, बोला, चूहेदानी आई है तो इसमें मुझे क्या तकलीफ है? अरे भला, मैं तो कहीं भी दीवारों में, छतों में जगह ढूंढ करके घोंसला बना के रहने वाला पंछी, और मेरा उस चूहेदानी से क्या लेना देना है? वो चूहेदानी में अगर फंसेगा तो तू फंसेगा, तेरा प्रॉब्लम है, तेरी समस्या है, मेरी समस्या ये नहीं है। अब बेचारा चूहा फिर परेशान हो गया और दौड़ दौड़ के बकरे के पास गया। बोला, बकरा भाई, उन 2 लोगों ने तो मेरी समस्या को मजाक बना लिया है, आप ही थोड़ा समझने की कोशिश करो, आप ही थोड़ा इस पे गौर करो, इस समस्या का समाधान बताओ। बोले, क्या हुआ? बोले, इस घर में चूहेदानी आई है। बोले, चूहेदानी आई है? बोले, हाँ। तो वो भी खिलखिला के हंसा, बोला, वाह, अगर चूहेदानी आई है तो इसमें मुझे क्या तकलीफ है? ये तेरी समस्या है, ये तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब बेचारा चूहा नर्वस हो गया, सब जगह से जब हार गया तो जा करके छत के पास धनियों में एक छोटा सा किधर जगह थी, उसमें बैठ गया और उसी में तमाशा देखने लगा कि इस चूहेदानी से क्या होता है। अब एक दिन रात को उस दोनों मियाँ बीवी की पत्नी ने चूहेदानी को लगा दिया पलंग के नीचे, और जब पलंग के नीचे लगा दिया तो रात को जब सांप चारा ढूंढने के लिए, शिकार के लिए निकला, चलते 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 उसकी पूंछ चूहेदानी में पटाक करके फंस गई। अब वो इधर से पटक, उधर से पटक, मतलब फटर फटर गिर करने लगा, और रात का अंधेरा था। अब अंधेरे होने की वजह से जो उस पलंग के ऊपर सोई थी औरत, वो अंधेरे में ही इतना उत्तेजित हो गई कि चूहेदानी में चूहा फंस गया, लाइट जलाया नहीं
और नीचे पलंग के नीचे उतर गई चूहेदानी की तरफ देखने के लिए। जैसे उसने नीचे पैर रखा तो सांप का तो पूंछ फंसी थी, फन तो बाहर ही था। जैसे वो उस औरत हाथ बढ़ाया आगे चूहेदानी को उठाने के लिए, वैसे तुरंत जो है वो सांप ने उसके हाथ में डस लिया। अब जैसे उसने सांप ने डसा तो सांप का शरीर भी उसको हाथ पे महसूस हुआ। अब जोर से चिल्लाने लगी, सांप ने काटा, सांप ने काटा। भाई तुरंत लाइट जलाई गई, सब लोग इकट्ठा हो गए। देखा तो सांप आधा फंसा है उसमें चूहेदानी में, और आधा जो है वो हिल डुल रहा है और उसको काट लिया औरत को। अब तुरंत जो है सांप को मार डाला गया। अधमरा तो हो ही गया था, अब सांप को मार दिया गया। अब देखिए सवाल ये उठता है, चूहेदानी किसके लिए आई थी? चूहे के लिए। और सबसे पहले बलि कौन चढ़ा? सांप, क्योंकि सबसे पहले सांप के पास गया था। सबसे पहले सांप ही बलि चढ़ा, सांप की जान गई। अब जब वो रात को ही सांप का जहर उतारने वाले वैद्य लोग आ गए, डॉक्टर लोग आ गए, और उन्होंने जो है उसका बुढ़ी औरत का इलाज चालू कर दिया। इलाज करने लगे। इलाज करते 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 उसकी औरत की नसें जो है वो दबने लगी। जब नसें दबने लगी तो किसी ने सलाह दिया, उसमें वैद्य ने कहा कि भाई अब इसको मालिश करना पड़ेगा, इन नसों की मालिश करना पड़ेगा, और इसके लिए किसी भी तरह से कबूतर का खून चाहिए। अब तुरंत बुढ़े को याद आया कि मेरे घर में कबूतर रहता है। अब तुरंत जो है रात को उस कबूतर को पकड़ा गया, और पकड़ करके कबूतर की गर्दन काटी गई, और काट के एक एक बूंद उसका खून निकाल लिया गया, और उसकी मालिश कर करके रात भर होती रही। अब देखिए, चूहेदानी प्रॉब्लम चूहे की थी, लेकिन दूसरा मौत के घाट में कौन उतरा? कबूतर उतर गया। अब रात भर जब इलाज होता रहा तो सुबह होते होते भाई सभी रात को ही सब रिश्तेदारों को बता दिया गया कि चाची को सांप काटा है, किसी को बोला गया तुम्हारी बुआ को सांप काट लिया, किसी को बोला गया तुम्हारी मामी को सांप काटा, किसी को बोला गया तुम्हारी जीजी को सांप काटा है, किसी को बोला गया कि तुम्हारे फूफू को सांप काटा है। इस तरह से सभी रिश्तेदारों में खबर हो गई। अब सारे रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे। सुबह जैसे सुबह होता है वैसे कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई काहे से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। सुबह 8-9 बजे तक पूरा घर खचाखच भर गया। तब तक इधर डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा, और सुबह तक जो है वो औरत होश में आ गई, आराम मिल गया, ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो उसमें कुछ लोगों ने कहा, भाई जो सब रिश्तेदार थे, तो किसी ने कहा अरे मेरी बुआ का तो दूसरा जन्म हो गया, भाई सांप का काटने से अगर बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, आज मेरी बुआ की जान बच गई। किसी ने कहा मेरी मामी की जान बच गई, किसी ने कहा मेरी मौसी की जान बच गई, किसी ने कहा मेरी चाची की जान बच गई, किसी ने कहा मेरी साली की जान बच गई। इस तरह से सारे रिश्तेदारों ने समर्थन किया कि भाई जान बच गई है, एक तरह से ये दूसरा जन्म मिल गया, तो एक खुशी होना चाहिए, घर में जश्न होना चाहिए, दावत होनी चाहिए। तो बेचारे जो घर के मालिक थे बोले भाई कर लो दावत, खुशी तो है ही है, हमारे बुढ़ापे में कम से कम मेरी पत्नी का सहारा जो था वो बच गया, नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। तो तुरंत जो है बकरे को लाया गया और बकरे को काट दिया गया, और बड़े धूमधाम से दावत हो गई। अब देखिए प्रॉब्लम किसका था? चूहे का। पहला कुर्बानी किसकी चढ़ गई? सांप की, दूसरा कबूतर की, तीसरा बकरे की। तीनों खत्म हो गए। तो कहने का मतलब यह है
2014 के बाद जैसे इस देश में जातिवादी मानसिकता की सरकारें बनी, जातिवादी मानसिकता के लोग काबिज हुए, संविधान विरोधी लोग काबिज हुए, संविधान के खिलाफ करने वाले लोग काबिज हुए, तो सबसे पहले आवाज उठाने का काम किसने किया? एससी समाज में गौतम बिरादर ने। जैसे ही गौतम बिरादर के लोग आवाज उठाना चालू किया कि भाई ये जो भी फैसले कर रहे हैं सब पूरे समाज के, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इन चारों समाज के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने ये कहा कि भाई अगर दलित समाज के लिए खिलाफ काम हो रहा है तो दलित समाज समझे, मुझे क्या लेना। ओबीसी चैन की नींद सोता रहा और बराबर कंधे से कंधा उस जातिवादी मानसिकता लोगों को ताकत देने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? दलित समाज तो लड़ता रहा, चाहे वो एससी एसटी एक्ट के खिलाफ हो, चाहे आरक्षण के खिलाफ हो, चाहे कानून व्यवस्था के खिलाफ हो। दलित समाज और गौतम बिरादर देशव्यापी आंदोलन करता रहा, लड़ता रहा। लेकिन जब किसानों के ऊपर मुसीबत आई तब किसान छोड़ के दूसरे लोगों ने कहा, नौकरशाहों ने कहा ये किसानों का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। किसान बेचारे 800-850 किसानों ने अपनी जान गंवा दी, तब जाके वो कानून की रक्षा कर पाए, अपनी जमीनें बचा पाए। उसके बाद नौकरी पे जब नंबर आया, सारे सेक्टर प्राइवेट करने शुरू हो गए, सारे सेक्टर बेचे जाने लगे, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, पेट्रोलियम विभाग हो, ओएनजीसी हो, विद्युत विभाग हो, जल निगम हो, किसी भी सेक्टर को जब प्राइवेट हाथों में दिया जाने लगा तब जो नौकरशाह लोग थे उनकी नींद उड़ गई कि अब हमारी नौकरी का क्या होगा, और उनकी नौकरियां चली गई। भाई जो सरकारी नौकरी पे 80,000 90,000 रुपये पाते थे, प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद वही उनका लड़का अगर नौकरी पे लगता है 10-12 हजार में काम करता है, 15,000 पे इंजीनियर काम करता है, 15 से 20 हजार पे। उनकी बलि चढ़ गई। उसके बाद नंबर आता है खिलाड़ियों का, पढ़े लिखे युवाओं का। जब उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे युवाओं पर लाठियां भांजी जा रही थी, नौकरी मांगने वालों पर लाठियां भांजी जा रही थी, तब दूसरे लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने आवाज मिलाने का काम नहीं किया। लेकिन जब वो उनके ऊपर मुसीबत आई, आज पढ़ा लिखा युवा, अच्छा पढ़ा लिखा युवक 10,000 12,000 में 12-12 घंटा ड्यूटी करने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश में एक जिला सीतापुर पड़ता है, उसके बगल में कानूनी क्षेत्र है, वहां एक दारू की फैक्ट्री लगी है, जीता जागता सबूत है। उसमें पढ़े लिखे बीए एमए पढ़े लड़के 9,000 में 10,000 में नौकरी कर रहे हैं, वो भी 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं है, पूरा 30 दिन भरना पड़ता है। उनके साथ ये गेम हो गया। फिर जो छोटे छोटे धंधे वाले थे वो चैन की नींद सो रहे थे, उनको लगा ये किसानों के साथ हो रहा है, ये दलितों के साथ हो रहा है, ये नौकरशाहों के साथ हो रहा है, ये छात्रों के साथ हो रहा है, मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो अपना धंधा पानी कर रहा हूँ, मैं तो अपना रोजगार कर रहा हूँ। लेकिन जब उनके ऊपर गाज गिरी, जीएसटी लाई गई, नोटबंदी लाई गई, लगभग 2 करोड़ धंधे बंद हो गए। छोटे मोटे धंधे थे सब पलायन कर गए, खत्म हो गए। 10 करोड़ नौकरियां समाप्त हो गई। अब बताइए
जो दलित समाज था, जो आवाज उठाना शुरू किया था, जो सबसे पहले आवाज बुलंद किया था, वो तमाशा देखता रहा और सारे लोगों के अधिकारों पे तलवारें चलती रहीं। अभी एक नया नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। उसके खिलाफ दलित समाज एकजुट हो गया, पूरे देश का आंदोलन करने पे छिड़ गया। सारे दलित समाज के सांसद, विधायक सब एकजुट हो गए हैं और सरकार को झुकना पड़ा, सरकार पीछे हटना पड़ा। तो जिसको ये छोटा समझ रहे थे, चूहे जैसा समझ रहे थे, वो अपने हक और अधिकारों को किसी न किसी तरह से बचा ही लेता है। लेकिन जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खां समझते थे, छोटे मोटे उद्योगपति, छोटे बड़े अफसर, बड़े बड़े किसान, पढ़े लिखे लोग, वो सब इस जातिवादी मानसिकता, पूंजीवादी मानसिकता की भेंट चढ़ते गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसी समय कहानी के मुताबिक अगर उसी समय चारों लोग मिल करके कोई रास्ता निकालते तो शायद न सांप मरता, न कबूतर मरता और न ही बकरा मरता। इसी तरह जब ये सरकारें बनी जातिवादी मानसिकता के हिंदू मुस्लिम करने वालों की, उसी समय अगर यस्सी समाज का साथ छोटे बड़े उद्योगपति देते, पढ़े लिखे लोग देते, छोटे बड़े अफसर देते, सारे लोग अगर इनका साथ देते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो आज देश के हालात हैं, 32 हजार एक आदमी पे जो कर्जा था 14 से पहले, आज वो कर्जा बढ़ करके लगभग 1,90,000 पर हेड कर्जा पहुंच गया है। ये कौन चुकाएगा? आपकी नस्लें चुकाएंगी, आपकी पीढ़ियां चुकाएंगी, आपकी आने वाली जनरेशन चुकाएगी। देश गुलाम हो चुका है, देश गिरवी हो चुका है। आप कहते हो कि हम तरक्की कर रहे हैं, अरे शर्म आना चाहिए, इसको तरक्की बोलते हैं? आप विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हो। पिछले 10 सालों में ना कोई मेडिकल कॉलेज बना, ना कोई एम्स बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई शिक्षा पे काम हुआ, ना कोई शिक्षा का बजट बढ़ा। उल्टा धीरे धीरे शिक्षा का बजट, सुरक्षा का बजट कम होता जा रहा है। सारा पैसा कहां लग रहा है? हिंदू मुस्लिम करने में, प्रचार करने में, सरकार की नाकामियों को छुपाने में मीडिया को पे खर्चा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पूंजीपति जब सरकारें आती हैं, बिजनेसमैनों की जब सरकारें आती हैं, तो पूंजीपति अमीर होता है और गरीब गरीब होता जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि शासक 2 तरह के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो धर्मगुरु शासक नहीं होना चाहिए और दूसरे बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन शासक हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था को डुबा देगा। अगर धर्मगुरु शासक हुआ तो देश को धार्मिक दंगों में लड़ा देगा। आज देश का क्या हाल है? देख करके एक दूसरे से लोग नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे में शक की नजर से देख रहे हैं। तो साथियों, आपसे यही कहना है कि जो लोग अपने आप को बहुत उच्च समझते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जो ये समाज है, अगर ये एकजुट हो जाए, लेकिन एकजुट नहीं होगा, क्योंकि जो दलित समाज की लीडरशिप है उसके साथ माइनॉरिटी के लोग नहीं आएंगे, उसके साथ OBC के लोग नहीं आएंगे।
और ओबीसी के लोग जब बनते हैं, शासन सत्ता में आते हैं, तो ओबीसी के लोग दलित समाज के ही खिलाफ काम करते हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ ही काम करते हैं। अगर इस देश को बचा सकता है तो एक ही चीज बचा सकती है, और वो है अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद ही इस शासन सत्ता को बचा सकता है। तो साथियों, आपसे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि चूहे जैसे आप लोग जिस तरह से चूहे के साथ बर्ताव किया था वैसा बर्ताव मत करिए। आप दलित समाज को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हर मुसीबत का सामना डट के करिए। ये मत कहिए ये मुसलमानों के साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये OB के साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये दलितों के साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये ST लोगों के साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है। अगर आप लोग ये करते रहेंगे तो देखिए ST समाज, आदिवासी समाज जो जंगलों में रहता है, आज उनके जंगल खत्म किए जा रहे हैं। हर तरह से पूरे देश को बर्बादी के कगार पे ले आया गया है। आज सिर्फ धर्म 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 के अलावा कुछ नहीं है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। रोडें सड़कें बनती हैं, सब ध्वस्त हो रही हैं, एक ही बारिश में बह जा रही हैं। एयरपोर्ट गिर रहे हैं, ब्रिज गिर रहे हैं। इसका सब का कारण जानते हैं? सब का कारण है जातिवादी मानसिकता और करप्शन। जातिवादी मानसिकता के तहत टेंडर किसको दिया जाता है? जाति देखकर। ठेका किसको दिया जाता है? धर्म देखकर। उसकी क्वालिटी नहीं देखी जाती, उसका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता है। उसी का नतीजा है कि आज सारी चीजें ब्रिज उद्घाटन से पहले गिर जा रहे हैं, रोडें धंसती चली जा रही हैं। तो साथियों, आप लोग आने वाले समय में एकजुट हो जाइए। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, अगर आप लोग चाहो तो इस देश की सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हो। अपने हाथों में ले करके आप खुद अपने साथ इंसाफ कर सकते हो और दूसरों को भी इंसाफ दिला सकते हो। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।